नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 45 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामॉल इज। देखो डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट बताना है साल्ब्यूटामॉल का। ऑप्शन में दिया है नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस या फिर ट्रिमर्स। तो मैं आपको बता दूं ये साल्ब्यूटामॉल जो है इसके साइड इफेक्ट्स ये सारे हैं, लेकिन हमें जो बताना है डोज रिलेटेड बताना है। ठीक है, तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये जो ट्रिमर्स है, मसल ट्रिमर्स जो होता है, ये डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट दिखाया जाता है साल्ब्यूटामॉल के द्वारा। साल्ब्यूटामॉल का दूसरा नाम अल्ब्यूटारॉल भी बोलते हैं इसे। ये सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होता है दोस्तों। ये ब्रोंकोडायलेटेशन करके हमें अस्थमा में थोड़ा सा फायदेमंद होता है। इसके साइड इफेक्ट देखिए, मसल ट्रिमर्स है, एंकल इडिमा होता है, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस या फिर थ्रोट इरिटेशन भी होता है। तो मसल ट्रिमर्स जो है ये डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट है साल्ब्यूटामॉल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जाइल्यूटोन। जाइल्यूटोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। ऑप्शन में देखिए इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ आईजीई एंटीबॉडी ई, इनहिबिट्स द लाइपोक्सिजिनेज लॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करना, इनहिबिट्स द साइक्लोजिनेज या फिर कॉक्स को इनहिबिट करना, या फिर इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल। तो जाइल्यूटोन किस तरह से एक्शन देगा हमें। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी। ये लाइपोक्सिजिनेज को इनहिबिट करके हमें ये मदद करता है। ये सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, किसके, ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ये जाइल्यूटोन। ठीक है, और ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट जो है, इसके ब्लॉकर जो है वो है मॉन्टेलुकास्ट और ज़ाफिरलुकास्ट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है और ये उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं दोस्तों। बाकी ऑप्शन के बारे में देखिए, ये ओमालिजुमैब करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है। ये आईजीई जो है, जो एंटीबॉडी जो मास्ट सेल को बाइंड होता है उसके बाइंडिंग को रोकता है दोस्तों, ये ओमालिजुमैब। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आईजीई से रिलेटेड है। फिर कॉक्स को इनहिबिट करने वाले तो ये एनएसएड्स होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और इसमें दो होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 होता है। तो स्पेशली कॉक्स 2 को ब्लॉक करने के लिए हमें रोफेकॉक्सिब जैसे ड्रग होते हैं वो कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं। और मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने वाले यानी इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाले ड्रग जो होते हैं वो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, निडोक्रोमिल और कीटोटाइफेन जैसे ड्रग्स होते हैं। ठीक है, समझते हैं ये जाइल्यूटोन की मैकेनिज्म एक्शन को थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हमने बताया है ये अरेचिडोनिक एसिड्स जो होते हैं ना, ये इसके पाथवे में आपको देखने मिलेगा कि इसका एक पाथवे होता है जिससे ल्यूकोट्राइन बनता है। तो ये ल्यूकोट्राइन बनने के लिए यहाँ पे लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। इसे ब्लॉक किया जाता है जाइल्यूटोन के द्वारा, जिसकी वजह से ये ल्यूकोट्राइन नहीं बनेगा और इसके पास ये न्यूट्रोफिल्स यूसिनोफिल्स अट्रैक्ट नहीं होंगे और म्यूकस फॉर्मेशन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसके दो पाथवे होते हैं, एक कॉक्स वाला होता है और एक लॉक्स वाला होता है। ठीक है, अरेचिडोनिक एसिड जो कॉक्स वाला होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा और जो लॉक्स वाला होता है वो ल्यूकोट्राइन्स बना करके एक्शन देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाइल्यूटोन के एक्शन को समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन्स एंड हिस्टामाइन फ्रॉम मास्ट सेल। मास्ट सेल द्वारा जो ये केमिकल मीडिएटर्स सिक्रीट हो रहे हैं ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामाइन, इनको रिलीज को प्रिवेंट करने वाला ड्रग कौन सा है। तो ऑप्शन में देखिए जाइल्यूटोन, फेक्सोफिनाडिन, निडोक्रोमिल या फिर टियोट्रोपियम जैसे ड्रग। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों, अभी हमने देखा ये निडोक्रोमिल जैसे ड्रग्स है जो मास्ट सेल के स्टेबिलाइजर्स है, जिसमें कीटोटाइफेन आएगा, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आएगा। ये ड्रग जो होते हैं वो मास्ट सेल द्वारा जो केमिकल मेडिएटर्स सिक्रीट हो रहे हैं उनको इनहिबिट करते हैं, जैसे हिस्टामाइन हो गया, ल्यूकोट्राइन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, इनके सिक्रीशन को इनहिबिट किया जाता है। ये मास्ट सेल जो होता है ना, वो जब आईजीई एंटीबॉडी ई, इम्यूनोग्लोबिन ई को जब बाइंड होता है तो इसके साथ एंटीजन जब बाइंड होता है तो ये मास्ट सेल एक्टिवेट होकर के जो भी केमिकल मेडिएटर्स है जिन्हें हिस्टामाइन, न्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रीट करता है, जिससे हमें एलर्जीज टाइप ऑफ रिएक्शंस मिलते हैं दोस्तों। तो इसका सही जो ऑप्शन है मास्ट सेल स्टेबलाइजर निडोक्रोमिल आएगा। यहाँ से हमने बात किया था जाइल्यूटोन को, तो ये ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस का इनहिबिटर है जो कि लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके काम करता है। फेक्सोफिनाडिन की बात करेंगे तो ये एक एंटीहिस्टामाइनिक ड्रग है जो H1 रिसेप्टर पे काम करेगा।
ये हमारे रनिंग नोज को ट्रीट करने के काम आता है दोस्तों। ट्रीट द राइनिटिस को ये ट्रीट करेगा। और टियोट्रोपियम देखिए, इसमें एट्रोपिन का आपको दिख रहा होगा, एट्रोपिन छुपा हुआ है इसमें। टियोट्रोपियम जो है ये एंटीकोलिनर्जिक होता है दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, जब भी आप कोलॉजी की पढ़ाई करते हो ना, तो आपको सारे ड्रग जैसे ही आपको नाम बता दिया है उसकी कैटेगरी आपको याद आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझना कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, ठीक है। हर एक ड्रग का नाम सुनते ही उसकी कैटेगरी आपके दिमाग में आना ही चाहिए दोस्तों। प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव्स आर यूज्ड इन फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन का नीचे यूज दिए हुए हैं, जिसमें से एक जो ऑप्शन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज नहीं है, तो वो बताना है हमें। देखो यहाँ पे दिया है सर्वाइकल राइपनिंग एज एन एबॉर्टिफैसिएंट एनएसएड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर, या फिर पीडीए। पीडीए यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस करके। तो देखो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है, मैं आपको बता दूं, खास रोल जो है मिसोप्रोस्टाल का, जो सर्वाइकल राइपनिंग है उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब भी लेबर होता है तो लेबर पेन के लिए ये मिसोप्रोस्टाल दिया जाता है। यहाँ पे एज एन एबॉर्टिफैसियन, एबॉर्शन के लिए भी मिसोप्रोस्टाल दिया जाता है। और एनएसएड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं, पेप्टिक अल्सर के कंडीशंस में भी प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे एनालॉग जो है मिसोप्रोस्टाल है, ये दिया जाता है। इसके साथ में एनप्रोस्टिल, रियोप्रोस्टिल भी दिया जाता है, और सर्वाइकल राइपनिंग के लिए डीनोप्रोस्टान को भी दिया जाता है। तो ये सारे कंडीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव्स का कहीं ना कहीं हमें यूज़ है। लेकिन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में ये प्रोस्टाग्लैंडिन हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं दोस्तों। क्यों? जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन हम देते हैं तो ये डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज नहीं करता है, ओपन रखता है। प्रोस्टाग्लैंडिन है तो ये आर्टेरियोसस जो है वो ओपन होता है। ये हार्ट में जो आर्टरी है वो ओपन होने की वजह से पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लॉन्ग डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कार्डियक मसल वीक होकर के यहाँ पे हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के केस में हम प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव नहीं दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के एक्यूट अटैक के लिए कौन सा ड्रग यूजफुल होगा? ऑप्शन है ब्रोमोक्रिप्टिन, सिनारिजिन, सुमाट्रिप्टन, या फिर ऑन्डेंसेट्रॉन। ये सभी को पता है कि एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में सुमाट्रिप्टन जैसा ड्रग दिया जाता है, ठीक है। ये जो है 5-HT1D1B का एगोनिस्ट होता है दोस्तों। सीरोटोनिन 1B1D का एगोनिस्ट होगा ये। बात करेंगे ब्रोमोक्रिप्टिन की, तो ये डोपामाइन का अगोनिस्ट होता है, इसलिए ये पार्किंसन डिसीज में ट्रीट करने का काम आता है। और इसका साइड इफेक्ट जो होगा वो साइकोसिस होगा दोस्तों, क्योंकि हमें पता है डोपामाइन का लेवल जब बढ़ता है तो साइकोसिस होता है, डोपामाइन का लेवल डिक्रीज होता है तो पार्किंसन होता है, ठीक है। पार्किंसन पेशेंट में डोपामाइन डिक्रीज है, इसीलिए ब्रोमोक्रिप्टिन को दिया जाता है। डोपामाइन का एगोनिस्ट होकर के इसका लेवल नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो ये साइड इफेक्ट के तौर पर साइकोसिस दिखा सकता है। फिर सिनारिजिन की बात करेंगे। इसका देखो मल्टी ब्लॉकर है, ये H1 को ब्लॉक कर देता है, कोलिनर्जिक को ब्लॉक कर देता है, सीरोटोनिन को ब्लॉक कर देता है, और एक सेडेटिव है। और इसके ये इतने सारे ब्लॉकिंग इफेक्ट की वजह से ये वर्टिगो की कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं सिनारिजिन को, ठीक है। इसका जेमवर्ट करके एक ब्रांड नेम आता है, गोली बहुत अच्छी है, माइगा ये वर्टिगो की कंडीशन में हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे ऑन्डेंसेट्रॉन की। ये एंटी एमिटिक है दोस्तों, एंटी कैंसर के ड्रग थेरापी के साथ में हम ऑन्डेंसेट्रॉन दे सकते हैं एंटी एमिटिक के तौर पर। उसकी वोमिटिंग को रोकने के लिए ये सीरोटोनिन 3 रिसेप्टर का ब्लॉकर है दोस्तों। 5-HT3 एंटागोनिस्ट है ऑन्डेंसेट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो बोला है गोट इज अ डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद। जो गोट है वो किस डिसऑर्डर के साथ में एसोसिएट है? यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, इसमें लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हिप्पूरिक एसिड बढ़ जाता है, या फिर ग्लूटामिक एसिड बढ़ेगा। क्या इंक्रीज होगा? कौन सा एसिड इंक्रीज होता है गोट में? तो ये सभी को पता है, ऑप्शन बी होगा। इसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जॉइंट में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे सूजन आती है जॉइंट पे, और ये यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से ये गोट डिसीज हमें देखने मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ड्रग विच ब्लॉक्स बोथ H1 रिसेप्टर एंड सीरोटोनिन 2 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला ड्रग बताना है, दोनों को ब्लॉक करे। ऑप्शन है फिनॉक्सीबेंजामाइन, सिप्रोहेप्टाडिन, रिटानसेरिन, या फिर ऑन्डेंसेट्रॉन। तो यहाँ ऑप्शन में सही होगा दोस्तों ये ऑप्शन सिप्रोहेप्टाडिन करके बी ऑप्शन सही होगा। ये दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, H1
और सीरोटोनिन 2 में खास करके सीरोटोनिन 2A को ब्लॉक करेगा ये, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एपेटाइजर टॉनिक भी दिया जाता है चिल्ड्रन में। जो बच्चे खाना नहीं खाते इनको टॉनिक के तौर पर भूख बढ़ने के लिए ये एपेटाइजर करके काम करता है, सिप्रोहेप्टाडिन, जिसका साइड इफेक्ट वेट गेन भी हो सकता है ना। एपेटाइज यानी भूख तो लगेगा, फिर खाना खाने के बाद में वेट गेन के चांसेस होते हैं, तो वेट गेन भी होगा इसमें। फिर फिनॉक्सीबेंजामाइन की बात करेंगे, ये एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होता है। रिटानसेरिन जो है वो सीरोटोनिन 2A को ब्लॉक करता है, ये H1 को ब्लॉक नहीं कर पाता है। रिटानसेरिन सिर्फ और सिर्फ सीरोटोनिन 2A को ब्लॉक करेगा। और ऑन्डेंसेट्रॉन को हमने अभी देखा, ये सीरोटोनिन 3 को ब्लॉक करके ये एंटी कैंसर ड्रग के साथ में हम दे सकते हैं, एंटी एमेटिक के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ बोला है एन एसिटिल सिस्टीन नैक, एन एसिटिल सिस्टीन रिड्यूसेस द सिविरिटी ऑफ हिपैटिक नेक्रोसिस एंड इज टॉक्सिसिटी ड्यू टू। देखो ये हिपैटिक नेक्रोसिस है, लीवर का प्रॉब्लम जो है ये सीवियर होता जाता है किस कौन से ड्रग के साथ में, जिसमें अगर एंटीडोट के तौर पर हम एन एसिटिल सिस्टीन को देंगे तो ये प्रॉब्लम नील होता है, खत्म होता है हिपैटिक नेक्रोसिस का। तो देखो ऑप्शन में दिया है एसिटोअमाइनोफेन, आइसोनियाजिड, हैलोथेन या फिर मिथिल डोपा। तो ये सभी को पता होगा हिपैटिक नेक्रोसिस जो है वो पैरासीटामोल के साथ में होता है, लेकिन उसका जो दूसरा नाम है एसिटोअमाइनोफेन करके याद रख लेना दोस्तों, ये उसी का दूसरा नाम है। तो इसके साथ में हिपैटिक नेक्रोसिस होता है, और जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीडोट के तौर पर एन एसिटिल सिस्टीन को दे सकते हैं। बात करेंगे आइसोनियाजिड की, ये एक एंटी टीबी ड्रग है, ट्यूबरकुलोसिस के केस में यूज़ किया जाता है, जिसका साइड इफेक्ट पेरिफेरल न्यूरिटिस होता है। और ये जो होता है क्योंकि इसमें विटामिन B6 का लेवल कम होता है, तो इसके लिए हमें इसके साथ में सप्लीमेंट देना होता है विटामिन B6 का, जिसे पायरिडॉक्सिन बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है कार्डियोटॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्डियक की टॉक्सिसिटी किसके साथ में होगी, तो रोफेकॉक्सिक, निकोरैंडिल, मेटोप्रोलॉल या फिर लोसार्टन। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों ये रोफेकॉक्सिब जो है वो यहाँ पे बीपी बढ़ाता है, यानी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है, तो जो कि कार्डियोटॉक्सिक है। ये कॉक्स 2 का इनिबिटर है, हमने एराटिडोनिक एसिड का पाथवे देखा है जिसमें एराटिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, बीच में कॉक्स 1 कॉक्स 2 जैसे एंजाइम काम करते हैं, तो ये कॉक्स 2 को इनिबिट करके रोफेकॉक्सिब। अभी तो ये ड्रग नहीं दिए जाते, लेकिन सेलेकॉक्सिब का रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काफ़ी सारा यूज़ है, तो सेलेकॉक्सिब को दिया जाता है, लेकिन रोफेकॉक्सिब को नहीं दिया जाता है। बात करेंगे निकोरैंडिल की, ये पोटेशियम चैनल ओपनर। मेटोप्रोलॉल जो है वो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है, और लोसार्टन जो है वो एंजियोटेंसिन का एंटागोनिस्ट है। तो ये सारे ड्रग हाइपरटेंशन के लिए यूज़ हो जाए, जो कि कार्डियक को अच्छा रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो इनके साथ में ये कार्डियोटॉक्सिसिटी नहीं होगा। रोफेकॉक्सिक का ये यहाँ पे सीवियर कार्डियक का टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम होता है, तो ये ड्रग यहाँ पे याद रखिएगा। कॉक्स 2 पे इसका एक्शन है ना, इसलिए ये कार्डियक से रिलेटेड साइड इफेक्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स कॉज द इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन एक्सेप्ट। देखो नीचे दिए गए जो भी डायूरेटिक्स है ये सारे के सारे पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं, लेकिन कोई एक ड्रग है जो पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देता है, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होने देता है। तो इसके ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया इथाक्राइनिक एसिड, असीटाजोलामाइड, फ्रुसेमाइड या फिर ट्रामटेरिन। तो हमें पता है कि डायूरेटिक्स में पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स वाला जो क्लास है वो पोटेशियम को बचा के रखता है हमारे बॉडी के अंदर, उसे बाहर नहीं जाने देता है। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल ट्रामटेरिन होता है, अमिलोराइड होता है, स्पाइरोनोलैक्टोन और ये एप्लिरिनोन होता है, ठीक है। तो ये सारे पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स है जो पोटेशियम को बचा के रखते हैं, और सिर्फ इन केस में सोडियम और कैल्शियम का एक्सक्रीशन ही होता है, ना कि पोटेशियम का। तो ये ट्रामटेरिन यहाँ पे सही होगा। बात करेंगे इथाक्राइनिक एसिड की और फ्रुसेमाइड की, तो ये लूप डायूरेटिक्स है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सभी बाहर जाते हैं और यूरिन का आउटपुट का लेवल बढ़ा देते हैं। असीटाजोलामाइड की बात करेंगे, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेट इनिबिटर है दोस्तों, ये इस एंजाइम को इनिबिट करके काम करता है। तो इसमें ये तीनों आयन बाहर जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। और स्पाइरोनोलैक्टिन की बात करेंगे तो ये अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, और अभी अभी नया नया ड्रग आया है एप्लेरिनोन करके, ये भी अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पल्मोनरी यूज ऑफ स्पायरोलैक्टोन, नॉट यूज ऑफ देखो यहाँ पे स्पायरोलैक्टोन का यूज नहीं है, ऐसे पूछा है, नहीं होगा यहाँ पे। स्पायरोलैक्टोन का कौन सा यूज नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए पल्मोनरी इडिमा, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर CHF, या फिर टू काउंटर एक्ट हाइपोकैलेमिया ड्यू टू द थायराइड डायरेटिक्स। तो देखिए थोड़ा सा स्पायरोलैक्टोन के बारे में जानते हैं। ये स्पायरोलैक्टोन जो है वो पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स है, पोटेशियम को बचा के रखता है बॉडी में, बाहर नहीं जाने देता है। फिर बात करेंगे अल्डोस्टेरोन, ये एंटागोनिस्ट करता है, अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर का ये एंटागोनिस्ट है, अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करता है स्पायरोलैक्टोन। और मैं आपको बता दूं ये इडिमेटस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है स्पायरोलैक्टोन। इडिमा जो होता है, जो वाटर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो इडिमा होता है, तो इस केस में अल्डोस्टेरोन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है दोस्तों। जब होगा इडिमा तो अल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, और अल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो हम अल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट को यूज करके, यानी स्पायरोलैक्टोन को यूज करके उस इडिमेटस कंडीशन को रिलीव कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ये ऐसे इडिमा में ही काम करेगा जो सिरोटिक होगा या फिर नेफ्रोटिक इडिमा होगा, ना कि पल्मोनरी। पल्मोनरी इडिमा में इसका कोई भी यूज नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही करना है, पल्मोनरी इडिमा में स्पायरोलैक्टोन नहीं यूज किया जाता है, नॉट यूज स्पायरोलैक्टोन इन पल्मोनरी इडिमा। ठीक है, हाइपरटेंशन में ये डायरेटिक्स होने के तौर पर यूज किया जाता है, इससे CHF से रिलीफ मिलता है। और जैसे कि ये पोटेशियम को बचाता है, यानी ये हाइपोकैलेमिया जो पोटेशियम लेवल कम हो रहा है उससे ये काउंटरैक्ट कर जाएगा। जैसे थायराइड डायरेटिक्स के साथ में पोटेशियम का जो लेवल है डिक्रीज हो जाता है, तो ये स्पायरोलैक्टोन दे करके हम उस पोटेशियम लेवल को नॉर्मल ला सकते हैं, तो ये काउंटरैक्ट कर जाएगा हाइपोकैलेमिया को, जो कि थायराइड डायरेटिक्स के साथ में हो रहा है। तो इसलिए थायराइड डायरेटिक्स के साथ में हमने स्पायरोलैक्टोन दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा, पल्मोनरी इडिमा में इसका कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ ऐसे इडिमा जो सिरोटिक इडिमा, नेफ्रोटिक इडिमा में ये काम करता है दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की PDF मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है। ये मेंबरशिप आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा। इसके लिए आपको मात्र 999 रुपीज़ को कंट्रीब्यूट करना होता है हमारे चैनल के लिए बाय यूजिंग पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे जैसे ट्रांजेक्शन ऐप को यूज़ करके। इसे लिए हमारा मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। ठीक है, और कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमने इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा जो आपको रिवीजन के काम आएगा दोस्तों। और इसके साथ में हमने अभी फार्मा टेस्ट सीरीज को भी स्टार्ट किया जो मंथली बेस पर होता है, और इसमें जो पहले 5 कैंडिडेट होते हैं उनको प्राइजेस भी दिया जाएगा, कैश प्राइजेस दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये कंट्रीब्यूशन जो है 999 रुपीज़ का, ये ऑफर सिर्फ आपको दिसंबर 2020 तक ही मिलेगा, उसके बाद इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है जितना जल्दी हो सके आपने इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है एंटी हाइपरटेंसिव विच कैन बी यूज्ड इन अ पेशेंट विद गॉट एंड डायबिटीज मेलाइटस। ऐसे पेशेंट जिसमें गॉट भी है और डायबिटीज मेलाइटिस से भी वो सफ़र हो रहा है, तो उसके हाइपरटेंशन को रोकने के लिए कौन सा ड्रग इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन दिया है थायराइड, प्रोप्रानोलॉल, इनैलाप्रिल या फिर डायजॉक्साइड। थायराइड ये एक डायरेटिक है, फिर प्रोप्रानोलॉल जो है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे ये एक्शन बताएगा। इनैलाप्रिल जो है वो ACE इनहिबिटर है, और ये जो है डायजॉक्साइड ये पोटेशियम चैनल ओपनर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये इनैलाप्रिल है। ये एक प्रोड्रग है दोस्तों, और यही है वो ड्रग जो एंटी हाइपरटेंशन के लिए हम गॉट और डायबिटीज़ दोनों जो इस पेशेंट में है उसमें दे सकते हैं। वो इसका जो एक्टिव फॉर्म होगा इनैलाप्रिलेट होगा, ये एक प्रोड्रग है इनैलाप्रिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है डायगॉक्सिन कैन एक्यूमुलेट इन टॉक्सिक लेवल इन पेशेंट्स विथ। देखो डायगॉक्सिन जो है ये एक्यूमुलेट हो रहा है टू द टॉक्सिक लेवल, कौन से पेशेंट में होगा। यहाँ ऑप्शन में दिया है रिनल इनसफिशियंसी, क्रोनिक हेपेटाइटिस, एडवांस सिरोसिस या फिर क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो जो पेशेंट ये किडनी जिसका मतलब फेल्योर का चांसेस है, जैसे रिनल इनसफिशियंसी दिया है यहाँ पे, तो यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, क्योंकि ये डायगॉक्सिन का एलिमिनेशन जो है वो किडनी द्वारा होता है, किडनी को रिनाल बोला जाता है। तो किडनी के में अगर प्रॉब्लम आएगा तो इसके एलिमिनेशन में प्रॉब्लम आएगा और ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो जिस पेशेंट में रिनल इनसफिशियंसी का प्रॉब्लम है तो उसी केस में ये डायगॉक्सिन का
एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो बोला है डोफेटिलाइड इन विच क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ये कौन से एंटी एरिथमिक के कौन से क्लास में इंक्लूड किया जाएगा डोफेटिलाइड को। ऑप्शन में देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 1B और क्लास 3। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये डोफेटिलाइड जो है ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके काम करता है। और ये इन क्लास को देखो, ये क्लास 1 जो होता है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, 2 जो होगा तो बीटा को ब्लॉक करेगा, और क्लास 3 में ऐसे ड्रग होते हैं जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करे। तो डोफेटिलाइड जो आएगा वो क्लास 3 में आएगा। क्लास 1 में फिर से सब कैटेगरीज होती है 1A 1B 1C करके, ठीक है। तो ये बी में लिग्नोकेन जैसे ड्रग आते हैं, लिग्नोकेन लिडोकेन जैसे। और मैं आपको बता दूं कि एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में डोफेटिलाइड ही एक ऐसा ड्रग है जो बीटा ब्लॉकर के साथ में दिया जा सकता है, एमिडारन के साथ में दिया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और मैं दूसरे एग्जांपल भी बता दूं जो क्लास 3 में आते हैं जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके काम करते हैं, उसमें डोफेटिलाइड आएगा, अम्योडायरन आएगा, सोटेलॉल आएगा। इसे याद रखिएगा, ये 3 है, क्लास 3 है तो 3 लाइन से हमारा के बनता है ना, इस तरह से 3 लाइन को 1 2 और ये 3 लाइन से के हम निकाल सकते हैं। तो ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने वाले ड्रग जो है वो क्लास 3 में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोला है द विटामिन विच कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्टेरोमिया, ठीक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसमें हम कौन सा विटामिन दे सकते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर। ऑप्शन में है थायमाइन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन या फिर विटामिन B12। इनके नाम भी मैं बता दूं, ये विटामिन B1 होता है, नियासिन विटामिन B3 होता है, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 होता है, B12 के लिए हम साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन जो होता है वो विटामिन B2 होता है ना। B2 B12 काफ़ी कंफ्यूज होता है, 2 जो है वो राइबोफ्लेविन और 12 जो है साइनोकोबालामाइन होता है दोस्तों। तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों ये नियासिन, जिसे निकोटिनिक एसिड भी बोला जाता है, विटामिन B3, ये ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है और इसमें लाइपोलाइसिस भी डिक्रीज हो जाता है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का डिक्रीज हो जाता है दोस्तों, इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ज़्यादा हुआ है, हाइपर हुआ है जो कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे हाइपो करने की कोशिश, नॉर्मल लाने की कोशिश की जाती है नियासिन द्वारा, विटामिन B3 द्वारा दोस्तों, ठीक है। या हाइपोलिपिडेमिक ड्रग में हम आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन में नियासिन आता है, जहाँ पे स्टैटिन जैसे ड्रग भी आते हैं, HMG को रिडक्टेज इनिबिटर एंजाइम को इनिबिट करके काम करते हैं, वो स्टैटिन वाले ड्रग है ना, रोआस्टैटिन, सिमोस्टैटिन जैसे ड्रग वहाँ पे आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद में आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है। इससे होगा क्या कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।